अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आज अमेरिका में लोग शासन कर रहे हैं वो अमेरिकन्स है ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन ये सच है। इतिहास में ऐसी बहुत सारी दर्दनाक घटनाएं हुई है जिसमें अत्याचार, हिंसा, मौतें हुई है। हमारे भारत में भी समाज के एक वर्ग पर बहुत अत्याचार हुए, लेकिन ये हमें आज पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, इसके बारे में हमें पता है। लेकिन एक इससे भी दर्दनाक कहानी है अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स की, मतलब वहाँ के मूल निवासियों की। उन पर हुए अत्याचारों, हत्या और हिंसा की। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कोलंबस के आने से पहले अमेरिका में लोग कैसे रहते थे, फिर उसके बाद कैसे वहाँ पर यूरोपीय आए, उनके ज़मीनों पर कब्जा किया। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अमेरिका में शासन करने वाले लोग वो यूरोपीय, वो वहाँ के स्थानीय नहीं है। हम इसे बाद में समझेंगे। अब हम देखते हैं कोलंबस के वहाँ पहुँचने से पहले अमेरिका कैसा था। तो इतिहासकार बता दे कि वहाँ के लोग पर्यावरण संतुलित अपना जीवन यापन करते थे, यानी वो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपना जीवन यापन करते थे। आप सबको मक्का यानी कॉर्न के बारे में तो पता ही होगा, तो ये नेटिव अमेरिकन्स की देन है। और आपको एक बात और बता दूँ, ये मक्का पहले ऐसी नहीं थी, मतलब इसके छोटे छोटे दाने थे और सख्त खोल थी और खाने में कठिन थी। इन लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे फसलों के बड़े बड़े दाने चुनकर उन्हें बोते गए, और ये कोई एक दिन का काम नहीं था, हजारों वर्ष ये चलता रहा। और आप जो आज की मक्का देख रहे हैं, ऐसी ही मक्का इन्होंने बनाई, और ये इन्होंने किया बिना आधुनिक कृषि विज्ञान के। ये मानव इतिहास की कृषि क्रांति में से सबसे बड़ा हिस्सा है। तो वहाँ पर कोलंबस गया। कोलंबस के बाद कुछ स्पेनिश यात्री वहाँ पहुँचे, वहाँ से मक्का के बीज इकट्ठे किए, उसे यूरोप लेकर आए, और यूरोप से ही मक्का अफ्रीका और एशिया में फैली। अगर आप आज देखें तो मानव के खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ मक्का है। फिर उसके बाद जानवरों के घास, और उनके भी खाद्य में सबसे महत्वपूर्ण रोल मक्का निभाती है, और उससे बायोफ्यूल भी बनता है। अगर आज भारत, चीन और अफ्रीका में मक्का उगती है तो ये नेटिव अमेरिका की देन है, और यूरोपीय इन्हें कहते थे कि ये पिछड़े थे। अमेरिकी इतिहास में पढ़ाया जाता है कि वो लोग जनजातीय थे, सिर्फ शिकार करते थे। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो जनजातीय थे या आधुनिक थे। तो आपको एक मिट्टी का नाम बताता हूँ जिसे कहा जाता है टेरा प्रेटा। इसे नेटिव अमेरिकन्स द्वारा बनाई गई काली मिट्टी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है, और ये प्राकृतिक नहीं है, इसे हजारों साल पहले उनके द्वारा बनाया गया है। ये अमेज़न नदी घाटी में पाई जाती है, लगभग 2 से 2,500 साल पुरानी। अब हम देखते हैं उन्होंने इसका निर्माण कैसे किया। तो उन्होंने सबसे पहले लिया चारकोल, यानी लकड़ी को अधजली अवस्था में जलाया, फिर उसे छोटा किया और मिट्टी में मिलाया। उसके बाद जैविक कचरा, मतलब मानव के खाद्य पदार्थ और जानवरों के अवशेष इसमें अपने आप मिल गए। उसके बाद जानवरों का गोबर और मानव अपशिष्ट इन्होंने सीमित मात्रा में मिलाया, जिस वजह से इसके अंदर का नाइट्रोजन और फास्फोरस बढ़ा। आप सोचिए कि ये चीज़ें आपको आज नहीं पता, और वो लोग ये 2000 साल पहले करके बैठ चुके हैं। तो ये सिद्ध करता है कि ये वो लोग पिछड़े नहीं थे, वो आधुनिकता की ओर अग्रसर थे। अब इतिहासकार कहते हैं कि अमेरिका की लोकतंत्र की जड़ें इन्हीं की विरासत से आई है। तो ऐसा क्यों? तो वहाँ पर बहुत सारे कबीले मिलकर यूरोकिस ग्रेट लॉ ऑफ पीस का पालन करते थे। इसके अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन किया जाता था। तो ये दिखाता है कि वो लोग एक समाज की तरह कार्य कर रहे थे, और यूरोपियों ने इन्हें पिछड़ा और जनजातीय कहकर उनके महत्व को कम कर दिया। अब उनकी अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो उनका जीवन यापन खेती, शिकार और जंगल पर टिका हुआ था। वहाँ पर पैसों का प्रचलन नहीं था, यानी वहाँ पर ना नोट थे ना सिक्के थे। वो बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी कोई व्यक्ति किसी को मछली देगा, उसके बदले अनाज लेगा। जमीनों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि पूरे कबीले का स्वामित्व होता था, और बहुत ही कम चीज़ों को वो निजी संपत्ति मानते थे। अगर उनसे कहा जाए कि तुमने अमेरिका पर कब्जा किया था, तो वो लोग कहते हैं कि हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई रहता ही नहीं था, पूरी खाली ज़मीन थी। तो इसे हम ठीक से समझते हैं। तो पुराने इतिहासकार कहते हैं कि पहले अमेरिका में 1 करोड़ तक लोग रहते थे, और अब आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ पर 10 करोड़ तक लोग रहते थे। तो इसमें इतना अंतर क्यों? तो अब हम आते असली कहानी पे। तो 1542 में कोलंबस वहाँ पर गया। तो वहाँ पर वो गया क्यों? तो इसे यूरोपीय डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी का सिद्धांत कहते हैं, यानी खोज का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि पोप का आदेश है कि जो भी ईसाई राष्ट्र किसी गैर ईसाई भूमि की
खोज करता है तो उस पर उनका अधिकार होगा, भले ही वहाँ पर पहले कोई रहता हो। यही कारण है कि यूरोपीय नेटिव अमेरिकन्स को वहाँ का ज़मीन का मालिक नहीं मानते थे, बल्कि खुद को वहाँ का मालिक मानते थे। और इसी सिद्धांत की वजह से यूरोपीय दुनिया भर में अलग अलग जगहों की खोज करने लगे। अब आते हैं कोलंबस पर। तो ये उनका सिद्धांत है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कोलंबस भारत की खोज करने निकला था, क्योंकि भारत उस समय दुनिया भर में मसालों का व्यापार करता था और यूरोप से भी उसका मसालों का व्यापार था। लेकिन जब तुर्की में ओटोमन साम्राज्य का विकास हुआ तो वो लोग उन यूरोपियों को खड़ा काट के फेंकते थे और इस वजह से उनका ज़मीनी मार्ग बंद हो गया। इसीलिए वो भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज करने लगे और वो कोलंबस उधर चला गया और उसे इंडिया कहने लगा और लोगों ने मान भी लिया। और जब तक वास्को डी गामा भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज नहीं करता तब तक यूरोपीय उसे इंडिया समझ रहे थे। फिर बाद में वास्को डी गामा ने मसाले ले जाकर कहा कि ये इंडिया है, फिर उसके बाद उसे वेस्ट इंडीज़ कहा जाने लगा। अब कोलंबस पर आते तो जब कोलंबस वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर लगभग 10 करोड़ तक जनसंख्या थी और उन्हीं में से कुछ कबीलों ने इसका आदरपूर्वक सत्कार किया, स्वागत किया, ठीक हमारे जैसे अतिथि देवो भव। अब उन लोगों को कहा पता था कि यही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। अब वो यहाँ से वापस यूरोप गया, वहाँ से कुछ व्यापारियों को लाया। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे व्यापारी यहाँ पर आए और पूरे यूरोप में अमेरिका आने वाले रास्ते का पता चल गया और वहाँ पे लोग बढ़ने लगे। अब दुनिया में 3 बीमारियाँ ऐसे जिससे सबसे ज़्यादा जाने लिए, चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा, और ये तीनों बीमारियाँ यूरोपीय व्यापारियों के साथ अमेरिका चली गई और वहाँ के लोगों को उन्होंने संक्रमित कर दिया। यानी यूरोप से कोई व्यापारिक गुट आता है और उन्हीं में से आते वक्त किसी एक को खसरा होता है और वो वहाँ के स्थानीय लोग यानी नेटिव अमेरिकन को संक्रमित कर देता है। अब यूरोपियों का शरीर इन बीमारियों से परिचित था, इनकी इम्यूनिटी मजबूत हो चुकी थी। अब उन्हें इन बीमारियों से ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। लेकिन जो नेटिव अमेरिकन्स थे वहाँ पर ये बीमारियाँ नहीं थी, उनका शरीर इन बीमारियों से लड़ने के लिए इतना मजबूत नहीं था। तो इस वजह से ये बीमारियाँ धीरे धीरे उनमें फैलने लगी, वहाँ पर लोग मरने लगे। और आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि 1500 और 1600 ईस्वी के बीच वहाँ की 90 से 95% जनसंख्या इन बीमारियों की वजह से खत्म हो गई। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो अब हमसे देखिए, जब हमारे यहाँ कोरोना आया तो हमारे शरीर को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो कितने लोग मरे। लेकिन अब हमारे शरीर को उसके बारे में जानकारी है और कोरोना हमारे शरीर के लिए अब एक सर्दी बुखार जैसा है। लेकिन हम किसी कोरोना हुए व्यक्ति को अंडमान निकोबार द्वीप पर भेजते और वहाँ के जनजाति लोगों में उसे छोड़ देते तो वो कोरोना वहाँ की 50% जनसंख्या को खत्म कर देगा। इतना खतरनाक है। और ऐसा ही नेटिव अमेरिकन्स के साथ भी हुआ और ये उन व्यापारियों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इसका कहीं पर जिक्र नहीं किया। वो लिखते हैं कि ईश्वर की कृपा से हमें ये ज़मीन मिली। अब इनके ऊपर ईश्वर की कृपा थी और अब जो मर गए उनके ऊपर इनकी। अब आप सोचिए, जिन्होंने मक्का जैसे फसल का निर्माण किया उनकी खेती कितनी नियोजित होगी, लेकिन इन बीमारियों की वजह से नियोजित खेती करने वाले मर गए और अब जो बचे थे वो थे नियोजित खेत। यूरोपीय गए थे व्यापार करने और वहाँ पर उन्हें मिल गए खेत। अब व्यापारियों के दिमाग में आइडिया आया कि यहाँ पर उगाएंगे, यूरोप में बेचेंगे। फिर उन्हीं में से एक जैक ज़मीन को देखते हुए आगे बढ़ता चला गया और कुछ दूर वहाँ पे उसे वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि अभी भी वहाँ पर 10% से ज़्यादा जनसंख्या थी। उन बीमारियों से वही बचे जिनकी ह्यूमन सिस्टम अच्छा था या वो जनजातीय थे जो बाकी लोगों से अलग रहते थे। उन्हीं में से एक समूह ने उसे पकड़ा और पकड़ते ही उसे पीटा। फिर पूछा कौन हो, फिर उसने कहा आई एम यूरोपियन, आई हैव टू डू बिजनेस। सरदार ने कहा ये क्या कह रहा है। फिर जवाब आया, सरदार ये आपको गाली दे रहा है, फिर मारो इसे। तब तक उसके साथियों को लगा कि बहुत समय हुआ जैक वापस नहीं आया। फिर उसे ढूंढने के लिए वो वहाँ आ गए। फिर चुपचाप झाड़ियों में से देखा, वापस आए और सीधा यूरोप भाग गए। कहा कि और लोग लगेंगे। फिर और लोगों के साथ वो वहाँ पर वापस आए। फिर हुआ ज़मीनों पर कब्जा और फिर धीरे धीरे शुरू हुआ वहाँ के नेटिव लोगों का शोषण। अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। अब इसी में पादरियों ने एक और सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है मैनिफेस्ट डेस्टिनी। इसमें कहा गया है कि ईश्वर द्वारा यूरोपियों को अटलांटिक से पैसिफिक तक विस्तार करने का आदेश दिया गया है और इसी आदेश की वजह से हत्याएं और कब्जे को एक धार्मिक मुखौटा मिल गया है। और ये सोच आप आज भी अमेरिका की विदेश नीति में देख सकते हैं। अब इसी सिद्धांत का पालन करते हुए यूरोपीय यहाँ पर बसने लगे
और यूरोप की सभी कंपनियां यहाँ पर आके ज़मीनों पर कब्जा करने लगी और वहाँ पर खेती करने लगी। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, यूरोप में जो कैदी थे, जो बदमाश थे, उन लोगों को पकड़कर यहाँ पर खेती करने के लिए भेजा गया। गैर ईसाइयों को ईश्वर का शत्रु माना गया। अब उनके विस्तार को देख के वहाँ के जनजातीय लोग एकजुट हुए, उन्होंने एक गुट बनाया और उनके साथ युद्ध किया। लेकिन उस युद्ध में उनकी हार हुई, बहुत सारी हत्याएं हुई, क्योंकि वो उनके आधुनिक हथियारों के आगे टिक नहीं सके। आप हमसे ही देखिए, जब यूरोपीय हमारे यहाँ आए तो उनकी छोटी टुकड़ी हमारी बड़ी टुकड़ी पर हावी हुई, क्योंकि उनके आधुनिक हथियारों के आगे हमारे लोग टिक नहीं सके। और ठीक वैसा ही उन लोगों के साथ भी हुआ। आगे 1600 और 1776 के बीच नेटिव लोगों की भूमि को छीना गया। फिर शांति बनाए रखने के लिए उन्हीं के द्वारा संधि की गई और उन्हीं संधि को आगे उन्हीं के द्वारा तोड़ा गया। नेटिव लोगों को उनके विस्तार में बाधा मानी गई और उनकी हत्या की गई। अब आता है अगला चरण, 1776 से 1830, अमेरिका का स्वतंत्रता का काल। अब कुछ लोगों को लगता है कि जैसे हमें यूरोपियों से स्वतंत्रता मिली वैसे ही अमेरिका को मिली, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। तो मैं आपको इसे कम शब्दों में समझाता हूँ। तो लगभग 70% यूरोपीय देशों की कंपनियां और लोग यहाँ पर आए थे। हमारे भारत में भी कंपनियां आई थी, लेकिन वर्चस्व ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जो ब्रिटेन की थी। अब वो लोग वहाँ पर खेती करते थे, सोना चांदी निकालते थे और वहाँ का एक हिस्सा टैक्स के रूप में अपने अपने देश में बेचते थे। अब उन्होंने सोचा कि सब करते हमें, तो क्यों उन्हें वहाँ पैसा भेजे, सब यहीं पे रखे। तभी ब्रिटेन से आया कॉर्नवालिस, उसने कहा कि क्राउन को टैक्स बढ़ा के चाहिए। अब तो उनका दिमाग सनक गया। उन्होंने बाकी कंपनियों से बात की, मतलब बाकी देशों की कंपनियों से एक गुट बनाया और कह दिया कि अब से अमेरिका स्वतंत्र, यानी हम आपको टैक्स नहीं देंगे। और अमेरिका की स्वतंत्रता की असली कहानी यही है। जब तक मुझे पता नहीं चला, मैं भी पहले यही मानता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो यूरोपीय कंपनियाँ ही थी जिसे अपना शासन खुद ही चलाना था। अब वो हो गई यूरोप से स्वतंत्र, लेकिन नेटिव लोग इनसे स्वतंत्र नहीं हुए, नहीं उन्हें इनमें मिलाया गया, मतलब उन्हें यहाँ की नागरिकता नहीं दी गई। अब आप सोचो, जो लोग वहाँ के स्थानीय है उन्हें वहाँ की नागरिकता नहीं दी गई और उनके दिमाग में था ही कि इन्हें धीरे धीरे करके ख़त्म कर देना है। अब उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए। इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी लिखी नहीं गई, जो लिखी उसे मिटा दी गई और जो बच गई उसी में से कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। तो 1830 में उन्होंने लाया इंडियन रिमूवल एक्ट। इसके तहत राष्ट्रपति को नेटिव लोगों से ज़मीन बदलने की संधि करने की शक्ति दी गई, यानी तुम वर्तमान में जिस ज़मीन पर रहते हो उसे छोड़ो, हम उसके बदले तुम्हें दूसरी ज़मीन देंगे। और ये संधि उन्होंने बहुत सारे समूह के साथ की और यही थी इनकी नीति, शांति से हटाओ और शांति से मारो। अब जो उन्हें ज़मीन दी जाती थी वो उनके वर्तमान ज़मीन से बहुत दूर होती थी, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा, भूख से, ठंड से और बीमारी से हज़ारों लोगों की मौत हुई। और जब वो वहाँ पहुँचे तो ज़मीनें बंजर निकली, वहाँ पर ठीक से पानी की व्यवस्था भी नहीं थी और ऐसे ही उनका शोषण हुआ। और जिनके साथ संधि नहीं हुई थी उनके लिए एक और नीति लाई गई, जिसे कहा जाता है बफेलो को मिटाओ। ये जो आपको दिख रहा है ये अमेरिकन बफेलो, इसका नेटिव अमेरिकन्स के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल था। इसका मांस उनके लिए महत्वपूर्ण खाद्य था। इसकी खाल का भी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल था, जिसके वजह से वो रहने के लिए टेंट, अपने जूते और ठंडी के लिए कोट बनाते थे। और यूरोपियों ने उन्हें सीधा टारगेट किया और हजारों की संख्या में बफेलो की हत्याएं की गई। अब आप देखिए कि भारत में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर मुख्य रूप से सिर्फ चावल ही खाया जाता है। अगर हम वहाँ से चावल ही मिटा दे और बाहर से उन्हें खाने के लिए कुछ न दे तो उन लोगों का क्या हाल होगा। और ठीक वैसा ही काम उन्होंने उनके साथ किया। इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई है जो सभी मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है कि पहले शांति की संधि करो और फिर उसे खुद ही तोड़ो। अब आता है अगला चरण, जिसे कहा जाता है सांस्कृतिक शोषण। अब इसमें तरीका बदला, अब फिजिकल नहीं कल्चरल जेनोसाइड। और इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाया बोर्डिंग स्कूल्स ने। इसमें क्या किया जाता था कि नेटिव अमेरिकन्स के बच्चों को जबरन उनके परिवार से अलग करके यहाँ लाया जाता था। यहाँ पर उनकी रहने की व्यवस्था की जाती थी, उन्हें यही रखा जाता था और सबसे पहले उनके बाल काटे जाते थे। और बाल काटने को उनकी पहचान समाप्ति की तरह देखा जाता था, क्योंकि बहुत सारे कबीलों में बालों को पवित्र माना जाता था। उसके बाद उनके जो नेटिव कपड़े थे उसकी जगह उन्हें यूरोपीय कपड़े पहनाए जाते थे। उनकी नेटिव भाषा बोलने पर रोक लगा दी जाती थी, अगर बोले तो उन्हें सज़ा दी जाती थी। और उनके नाम बदल दिए जाते थे, उन्हें ईसाई धर्म पढ़ाया जाता था
और उनकी नेटिव धर्म को शैतानी बताया जाता था। स्कूलों का ये उद्देश्य नहीं था कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और बच्चों का विकास, बल्कि उनका उद्देश्य था उनकी संस्कृति समाप्त करना, भाषा समाप्त करना और उनका धर्म बदलवाना। उनका उद्देश्य था उन्हें एक आज्ञाकारी सस्ता मजदूर बनाना, मतलब उन्हें ऐसा बनाना कि उनका शोषण हो लेकिन उन्हें पता भी ना चले कि उनका शोषण हो रहा है। अब तक हमने उनके शोषण का तरीका देखा, अब हम देखते हैं कि उनके जीवन में सुधार कैसे आया। तो मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि उनके जीवन में सुधार ये यूरोपियों की वजह से नहीं आया, इसके लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा है। अब इनके शोषण और सुधार के बीच एक घटना आती है जिसे कहा जाता है वाउंडेड नी। ये नेटिव अमेरिकन्स के लिए एक दर्दनाक घटना है और इसे सुनकर हमें भी दर्द होगा, क्योंकि ये घटना हमारे भारत में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से मेल खाती है। वाउंडेड नी एक स्थान है जहाँ पर नेटिव लोग एक आध्यात्मिक आंदोलन कर रहे थे जिसे घोस्ट डांस भी कहा जाता है, जिसके तहत वो मानते थे कि इस वजह से गोरे चले जाएंगे, मरे हुए पूर्वज वापस लौट आएंगे और ज़मीनें वापस मिलेगी। लेकिन सरकार ने इसे एक विद्रोह की तरह देखा और लकोटा के नेता, जिसे सिटिंग बुल कहा जाता था, जो उनके आध्यात्मिक नेता थे, उनकी 15 दिसंबर 1830 को हत्या कर दी गई। उसके बाद माहौल गर्म हुआ। फिर 29 दिसंबर 1830 को लगभग 350 से 400 लोग एक जगह जमा हुए। वहाँ पर लगभग 500 लोगों की सेना की टुकड़ी आई। फिर सेना ने उनके हथियार जमा करने शुरू किए। तभी एक गोली का आवाज़ आया और सेना ने उस आवाज़ को सुनते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और लगभग 250 से 300 लोगों की हत्या कर दी गई और सभी के सभी निहत्थे थे और उनमें ज़्यादा महिला, बच्चे और बूढ़े थे। बाद में सरकार ने सेना को मेडल्स ऑफ ऑनर दिए। फिर उसके बाद नेटिव लोगों ने कभी हथियारों के साथ उन लोगों का विरोध नहीं किया। उसके बाद भी 70 से 80 साल उनका शोषण जारी था, लेकिन जो वाउंडेड नी और उसके पहली घटना थी वो सीधी हत्या ही थी। उसके बाद उन्होंने आंदोलन किए। फिर आया 1924 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। इसमें जो नेटिव लोग थे उन्हें नागरिकता दी गई, लेकिन ज़्यादातर लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं। फिर भी शोषण शुरू था। फिर आया 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इसी में उनके स्कूलों में होने वाला सांस्कृतिक शोषण को रोका गया। सरकार ने ट्राइबल सेल्फ गवर्नमेंट को मान्यता दी और पहली बार माना कि उनकी नीति गलत थी। मतलब ये ऐसा हुआ कि नाई ने किसी को पहले गंजा कर दिया और फिर बाद में मान लिया कि मैंने गलत तरीके से बाल काटे थे। फिर उसके बाद 1960 और 70 के बीच नेटिव अमेरिकन राइट्स मूवमेंट हुआ, जिसमें 3 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। पहली अमेरिकन इंडियन मूवमेंट, दूसरी अल्कतरास आइसोलेट ऑक्यूपेशन, तीसरी वाउंडेड नी ऑक्यूपेशन। इन 3 घटनाओं की वजह से मीडिया का ध्यान इन पर गया और बाकी देशों में भी ये घटनाएं फैलने लगी। इसी वजह से सरकार ने अपनी नई नीतियां बनाई और उन लोगों ने एक नारा दिया, हम अभी भी जिंदा है। उसके बाद सरकार ने उनके जीवन में सांस्कृतिक सुधार करने शुरू किए। फिर 1978 में आया रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, जिसके अंतर्गत स्कूलों में नेटिव भाषा पढ़ाने का अधिकार दिया गया। उन्हें उनके लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोलने का अधिकार दिया गया। अगर उनके वर्तमान जीवन को देखें तो उनके जीवन में सुधार हुआ है और उसके साथ समस्याएं भी है। वो अभी शिक्षा में प्रगति कर रहे हैं, उनका आर्थिक विकास हो रहा है और सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है, लेकिन उसके साथ बेरोजगारी और खराब घर जैसी समस्याएं भी है। तो देखा जाए तो वर्तमान में वो लोग पूरी तरह आज़ाद भी नहीं है और पीड़ित भी नहीं है। वो लोग संघर्ष और पुनर्निर्माण के बीच जी रही है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में इतना ही। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।